उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश आर्य ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात करी है। बीजेपी नेता दिनेश आर्य ने सीएम को गंगोलीहाट विधानसभा की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सहित प्रशिक्षित युवाओं को यहां पर रोजगार देने संबंधी विभिन्न विचार को लेकर बातचीत यहां पर करी है, समस्याओं को लेकर, और साथ ही गंगोलीहाट विधानसभा में आने का न्योता भी यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट यहां पर इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के सौजन्य से बनाए गए इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जिसकी वजह से इस ऐप से काफी फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि स्वयं और अपने परिवार का भूकंप से बचाने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को आज ही अपने मोबाइल में अपडेट कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि भूकंप से अपनी भी सुरक्षा कर सकें और अपने साथ साथ अपने परिवार की और समाज की और प्रदेश की और आसपास की पूरी तरह से सुरक्षा कर सकें, जिससे कि स्वयं भी सुरक्षित होंगे और सबको सुरक्षित करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और साथ ही पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने नैनीताल आगमन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने नैनीताल के राज्य अतिथि के रूप में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करी। बैठक के बाद में राजेश कुमार ने यहां पर साल 2022 का चुनाव युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहां पर लड़ा जाएगा, ये बात उनकी ओर से कही गई है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई। अपने धामी जी के बनने के बाद से युवाओं में एक ऊर्जा आई है और जो कमिटमेंट है हमारा युवाओं को रोजगार देने का, उस तरफ बहुत तेजी से काम हो रहा है। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, चाहे वो युवाओं के लिए कोविड की महामारी में जो प्रभावित हुई हैं परीक्षाएं, रोजगार से संबंधित समूह की परीक्षाओं में एक वर्ष का जो है उनकी आयु सीमा में छूट हो, या पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज हो, या हमारे जो कोरोना फाइटर्स हैं उनकी जो है प्रोत्साहन राशि हो 205 करोड़ रुपए की। अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए जो है 16,500 जो है आवासों के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की गई हो। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव नजदीक भी है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों के पास में यहां पर लगातार तैयारियां करती हुई पार्टियां यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं पर आपको बता दें कि राज्य में आंदोलनकारी भी लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर काफी तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। में 2022 चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों में दिखाई दे रही हैं। इस बीच राष्ट्रीय पार्टियां भी अपने मौकों को भुनाने की कोशिश लगातार करती आ रही हैं। इस बीच राज्य के आंदोलनकारी 2022 के लिए किस तरह से सरकार को चुनना चाहेंगे और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, ये बात करेंगे हम हमारे साथ युवा नमन चंदोला जी हैं, जो समाज सेवी हैं और राज्य के आंदोलनकारी भी हैं। तो हम उनसे ज्यादा पूछते हैं। नमन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद कुलदीप। न्यूज इंडिया आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने आज राज्य के ज्वलंत मुद्दे को लेकर चर्चा आपने रखी है अपने इस न्यूज चैनल में।
देखिए, जैसे कि आपने कहा कि 2022 का चुनाव किस ओर जाएगा, और 2022 का जो चुनाव है वो हम क्या मुद्दे रहेंगे उसमें, हम क्या मुद्दे चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी किन मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में वो मुद्दे लेकर आए। तो मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि अभी वर्तमान में भू कानून की बात चल रही है, तो जरूर हम चाहते हैं कि राज्य सरकार या फिर जो भी सरकार इस समय बने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी और जितने अन्य भी दल लड़े, वो अपने मैनिफेस्टो में कम से कम ये बात स्पष्ट करें कि वो राज्य में भू कानून को लेकर क्या सोचते हैं और भू कानून को लेकर उनकी क्या मांगे रहेंगी, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह का वो भू कानून बनाना चाहते हैं और क्या जनता की मांगे भू कानून को लेकर वो जरूर उसमें डालें। परिसीमन एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो 2022 के चुनाव में आने वाला जो समय है, परिसीमन को लेकर हम लोगों को गंभीर होना होगा, क्योंकि लगातार पहाड़ों से, जैसे पिछले परिसीमनों में सीटें घटती आई हैं, अगर और सीटें पहाड़ों से घटती है तो ये पहाड़ों के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, हमारे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और जितने भी संगठन है, वो तमाम ये लोग जरूर चाहेंगे कि परिसीमन को लेकर वो जरूर अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को रखें। इस समय मूल निवास को लेकर एक बहुत बड़ी बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है कि क्या मूल निवास को लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि विभिन्न राज्यों में उन्होंने अपने मूल निवासियों के लिए सुविधाओं को जो है लागू किया है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर भी मूल निवास को लागू किया जाना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनिफेस्टो में जो है भू कानून, परिसीमन और मूल निवास की व्यवस्था जरूर रहेगी। और इसके अतिरिक्त मैं एक बहुत ही जरूरी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि जैसे भी देखने को मिल रहा है कि राज्य में जितने भी बेरोजगार हैं वो बड़े चिंतित हैं, क्योंकि रोजगार कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिली है इन पिछले 5 सालों में या फिर पिछले कुछ समय से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं को भी जरूर सरकार उनको चाहिए कि उन लोगों को किस तरह से रोजगार के तौर पर जोड़े, किस तरह से रोजगार के किसी उपक्रम के साथ उन लोगों को जोड़े। तो ये भी मैनिफेस्टो में जरूर होना चाहिए। और मेरी स्पष्ट, हम राज्य के जितने भी हम लोग आंदोलनकारी हैं, वर्तमान आंदोलनकारी और हमारे पूर्व के आंदोलनकारी, ये जरूर हम मांग रखते हैं कि राज्य के जितने भी हमारे युवा हैं वो मूल निवास के तहत 80% समूह गौ, समूह घ के पदों पर उनको 80% रोजगार मिले, ताकि जो हमारी उत्तराखंडियत और पहाड़ियत की जो हम लोग बात करते हैं वो धरातल पर देखने को मिले। और इसके अतिरिक्त राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर गैरसैंण की बात जो हम लंबे अरसे से करते आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आने वाले समय में हमें मैनिफेस्टो में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं तमाम राष्ट्रीय पार्टियों को कहना चाहूंगा और उन तमाम श्रोताओं को और उन तमाम व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड की जो लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी थी उसको सार्थक करने के लिए अब 2022 का वो दौर आ चुका है जब हम लोगों को परिसीमन की मार भी देखने को मिल रही है। हमें भू कानून के रूप में अपने उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाइयों को भी लड़ना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारों से और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सरकारों से पुनः आग्रह करूंगा कि वो अपने मैनिफेस्टो में, और खासकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से, कि वो अपने मैनिफेस्टो में भू कानून, वो अपने मैनिफेस्टो में परिसीमन, वो अपने मैनिफेस्टो में मूल निवास और रोजगार को लेकर स्थिति को साफ करें, तभी उत्तराखंड की जनता भरोसा कर पाएगी। और आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता को जब तक विश्वास नहीं होगा कि इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पार्टियां या फिर हमारे क्षेत्रीय दल सड़कों पर उतरेंगे या फिर ये अपने मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखेंगे, तब तक किसी भी दल पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जरूर इन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखेगी। तो ये थे हमारे साथ राज्य के आंदोलनकारी नमन चंदोला जी। धन्यवाद आपका नमन जी। तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आंदोलनकारियों की इस मुद्दों को कितना सहनशीलता से लेती है। मैं पौड़ी से न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप बिष्ट। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर, मांग को लेकर आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन और भी तेज कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने अब बद्रीनाथ कूच करने की चेतावनी सरकार को दी है। वहीं पर तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के नामित सदस्य आशुतोष डिमरी पर आरोप लगाया है कि वो तीर्थ पुरोहितों की भावना के खिलाफ में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं और साथ ही देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को भटकाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। समस्त तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ के लोग जो हैं लगभग 2 साल से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे देवस्थानम बोर्ड के नामित सदस्य आशुतोष डिमरी जो है कुछ लोगों को लेकर के जो है माननीय सतपाल महाराज जी के पास जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड लागू होना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, यदि डिमरी जी होश में नहीं आएंगे तो हम लोग जो है बद्रीनाथ को ही कूच करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर हल्द्वानी निवासी को यहां पर काफी
नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। आपको बता दें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यहां पर निर्देश दिए हैं कि वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई को 10 दिन के अंदर ही यहां पर पक्षकार बनाए। सचिव कृषि द्वारा शपथ पत्र पेश करने पर कहा गया है कि उसे अवमानना याचिका में पक्षकार नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कृषि सचिव का चार्ज दिया गया था। आज नैनीताल हाई कोर्ट में सरकार ने विगत 8 माह से जो धान का भुगतान नहीं हो पाया था 21 करोड़ का, अब उन्होंने किया है, जबकि सरकार ने नैनीताल के खंडपीठ में लिख के दिया था कि 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर किसानों का धान हो या गेहूं का भुगतान किया जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, आज किसान इतनी कोरोना काल में कड़ी मेहनत करने के बावजूद, सरकार ने लिखने के खंडपीठ देने के बावजूद भी भुगतान नहीं होना शर्मनाक है। मुझे भरोसा है हाई कोर्ट इस मामले में किसान हित में अच्छा निर्णय लेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने की कैबिनेट के निर्णय और सरकार का यहां पर शासनादेश 31 जुलाई 2021 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करी है। आपको बता दें कि सरकार से 17 अगस्त से जवाब पेश करने के लिए यहां पर कहा गया है। याचिका में सरकार ने 31 जुलाई 2021 के शासनादेश को भी चुनौती देते हुए कहा है कि इसमें कई तरह की खामियां हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल इन मानकों को पूरा नहीं कर सकते। मामले में सुनवाई की अगली तारीख यहां पर 2 सप्ताह के बाद तय की गई है। आगे बढ़ते हैं, रामनगर की बात करते हैं, जहां पर रामनगर के पूछड़ी गांव में ग्रामीणों और साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन की ओर से गांव में डाले जा रहे कूड़े का विरोध करते हुए कूड़े से बड़े वाहनों को रोककर जमकर हंगामा किया है। साथ ही रामनगर शहरों में जमा कूड़े को नगर पालिका प्रशासन ने ग्राम पूछड़ी में डाल दिया है और इससे पहले भी इसको लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज करवाया था, जिस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को कुछ समय का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। आज हमने यहाँ पे कूड़ा जो डालने जा रहा है मंदिर के सामने, यहाँ पे सामने मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, इसके सामने कूड़ा डाला जा रहा है और इसके ठीक ऊपर की साइड जा रहा था और इस साइड बस्ती है, उस साइड भी बस्ती है, बीचों बीच में यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है। जब हमने कूड़ा डालने का विरोध किया गया है यहाँ पे, तो ऐसे तो नगर पालिका कोई भी कर्मचारी आता नहीं, तो हमने नगर पालिका की जो कूड़े की गाड़ी थी वो रोकी गई यहाँ पे, तो नगर पालिका के जो इंस्पेक्टर हैं वो आए, उनसे हमने यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए कहा गया कि यहाँ पे कूड़ा मत डालो। यहाँ पे इन्होंने जब कूड़ा डालना स्टार्ट करा था यहाँ पे, तब एसडीएम सर भी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमें आश्वासन दिया था। पहले तो कूड़ा डालने के लिए हमने मना करा था, अंदर यहाँ मंदिर के सामने कूड़ा डाले जा रहा था, तो उन्होंने बोला था यहाँ पे कूड़ा हम डालेंगे, जो कुछ ही समय के लिए कूड़ा डालेंगे, उसके बाद हम नीचे कहीं जमीन मिलेगी वहाँ पे हम कूड़ा डालेंगे, यहाँ पे कुछ समय के लिए डालें और वो भी इसके चारों तरफ दीवार की जाएगी, इसमें दवाई डाली जाएगी, कूड़े को दफनाया जाएगा। सामने तिरुपति मंदिर है, यहाँ के मंदिर के जो पुजारी है सुबह में उठ के जब झाड़ू लगाते हैं। ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें हमारे संगठन के लड़कों द्वारा, संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के लड़कों द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि ये कूड़े के विषय में यहाँ पर एसडीएम साहब से मिलना है, बातें करनी है। जब हम हमारे कार्यकर्ता यहाँ आज पहुँचे हैं, तो यहाँ इस एरिया में मवासे रहते हैं, कम से कम 70-80 मवासे हैं, यहाँ पर 70-80 परिवार रह रहे हैं, जो यहाँ पर गंदगी आए दिन बीमारी का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा होने के बाद भी ये लोग अभी तक इस तरह से परेशान हो रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन की गाड़ियाँ आई थी, यहाँ पे कूड़े की गाड़ियाँ रोकी गई, तब वो पहुँचे हैं यहाँ पे। आज बात हुई है तो उन लोगों ने खाली आश्वासन दिया है। जिस दिन यहाँ पे कूड़ा, यहाँ पे ग्रामीणों से बात हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए कूड़ा रखे जाने की बात कही गई थी एसडीएम महोदय और नगर पालिका चेयरमैन के स्टेनो जो हैं उनके द्वारा। अब जो है अभी तक इस आश्वासन को इन लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है और यहाँ गाँव जो है गंभीर बीमारी से जूझने को तैयार है। यहाँ जो है महामारी की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के लक्सर की बात करते हैं। उत्तराखंड के लक्सर के तुगलपुर के जय भगवान हत्याकांड का खानपुर पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जय भगवान की हत्या उसकी पत्नी ने ही अपने भाई के साथ मिलकर करी थी। लक्सर सीओ बीएस चौहान ने बताया है कि जय भगवान 13 जुलाई को घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खानपुर थाना इंचार्ज अभिनव शर्मा की अगुवाई में एक पुलिस टीम का गठन भी यहाँ पर किया गया था। पुलिस टीम मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। खानपुर पुलिस मामले को लेकर बहुत ही बारीकी से जांच करने में लगी हुई है। आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे और मामला हत्या में तब्दील हो गया। अहम सबूतों के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ चल रही है।
तो मृतक जय भगवान है जो गुमशुदा था, अब पता चला उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी पत्नी अर्चना को अरेस्ट किया गया है। 2 अभियुक्त इसमें और सम्मिलित है जो लाश वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए सम्मिलित रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और डेड बॉडी की जो है बाणगंगा में जो है सर्च करवाया जाए, जल पुलिस के द्वारा सर्च कराया जाए। ऋषिकेश की बात करते हैं, जहां पर ऋषिकेश के सुभाष नगर में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में यहां पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया है कि उनकी 20 वर्षीय बेटी सिलाई सीखने जाती थी, जहां पर अनुज सैनी नाम के शख्स ने उसका शारीरिक शोषण किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम का गठन करके तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एसओजी देहात और साथ ही ऋषिकेश पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से कार्रवाई यहां पर मिलकर की गई है। आपको बता दें कि एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय शातिर चोर के 3 सदस्यों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने एक कार, एक सोने की चेन और साथ ही 70,000 रुपए नगद और घटना को अंजाम देने के लिए किराए पर ली गई 2 स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। दरअसल ऋषिकेश क्षेत्र के 5 लोगों की ओर से एटीएम की ठगी कर उनके खाते से पैसे निकाले जाने का मामला कोतवाली में दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद से सभी घटनाओं को खुलासा करते हुए एसओजी देहात और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां पर कार्रवाई करी है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और अब लगातार पूछताछ चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नैनीताल की बात करते हैं, जहां पर बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशों के अनुसार नैनीताल में शराब और नशे के खिलाफ में अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर रामनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भवानीगंज से 59 पाउच कच्ची शराब के साथ में एक आरोपी और साथ ही ग्राम कानिया क्षेत्र से लगभग 8 किलो गांजे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई चल रही है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल दिनांक 3 अगस्त को कानिया रामनगर क्षेत्र में कानिया स्थित स्थान पे एक व्यक्ति को 7 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। भविष्य में भी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध पदार्थ की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जाएगा। विकासनगर की बात करते हैं, जहां पर गोकशी के आरोप में फरार एक आरोपी को आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस ने बमुश्किल उनसे छुड़वाकर अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया। दरअसल मामला कोतवाली विकासनगर के ढकरानी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक घर से गाय को चुरा लिया। हंगामा तब खड़ा हुआ जब सुबह सवेरे गाय की तलाश में निकले ग्रामीणों को गाय का शव गांव के ही पास में मिला। इस दौरान एक आरोपी ग्रामीण को आता देखकर खेतों में फरार हो गया, जिसके चलते गांव में हुई गोहत्या के कारण मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव में हुई गोहत्या की घटना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, लेकिन ग्रामीणों ने बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आसपास के थाना पुलिस के साथ ही यहां पर एसपी देहात स्वतंत्र कुमार आरोपी को भी पकड़ के मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से यहां पर छुड़वाने के बाद में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। उस पर पुलिस तत्काल वहाँ पे मौके पे पहुंचे थे और ग्रामीणों के सहयोग से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था और लगभग 12-1 बजे के आसपास जो एक्यूज था उसको कुछ लोगों ने पकड़ा और उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की। पुलिस को वहाँ पे सूचना मिली, मौके पे गए, एक्यूज को अपने कब्जे में लिए और हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई। डोईवाला के लच्छी फ्लाईओवर पर अडिंगा कार और साथ ही बोलेरो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई है। आपको बता दें कि 11 लोग इस दौरान भिड़ंत में घायल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। आपको बता दें हादसे के बाद में फ्लाईओवर से दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से नीचे हटाया गया और उसके बाद में ट्रैफिक को एक बार फिर से सुचारू करवाया गया।
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, मंगलोर की बात करते हैं, जहां पर मंगलोर के मोहम्मदपुर जटगांव में सिंचाई विभाग ने सैकड़ों ग्रामीणों की जो सैकड़ों बीघा जमीन है वो बर्बाद हो गई है। यहाँ पर दरअसल मोहम्मदपुर जटगांव के ग्रामीणों को सिंचाई विभाग के द्वारा 5 साल के लिए सैकड़ा बीघा जमीन फसल की बुआई के लिए आवंटित की गई थी। साल 2014 में निर्धारित समय के अनुसार यहाँ पर सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया था। साथ ही लीज जमीन का नवीनीकरण भी होना था। ग्रामीणों का यह आरोप है कि नवीनीकरण के लिए ग्रामीणों ने आवेदन भी किया हुआ था, लेकिन सिंचाई विभाग ने नवीनीकरण अभी तक नहीं किया। ग्रामीणों की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। इसमें यूपी इरिगेशन का लैंड था, तो एक्शन यूपी इरिगेशन के द्वारा उसमें पुलिस बल और मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का मांग किया गया था कि जो उनका लैंड है उस पर कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से इंक्रोचमेंट किया गया है। तो उसको मौके में आइडेंटिफाई भी किया गया था, क्योंकि लैंड यूपी इरिगेशन की है, उनके द्वारा खाली करवाई गई है और उनको लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था, जो कि एक रूटीन का प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी के द्वारा उसमें कोई कंप्लेंट भी नहीं किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की जाती है तो उसको दिखवाया जाएगा। सिंचाई विभाग ने हमें पट्टे पर दे रखी थी ज़मीन, या हमने इसे कृषि के लायक किया है, कृषि के लायक नहीं किया। हमने जब इसमें इतनी मेहनत कर दी, अब जाकर 2014 के बाद हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ, उसके बावजूद फिलहाल हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमारी बगैर नोटिस के इन लोगों ने हमारी खड़ी फसल को, एक ही फसल को रोन दिया। और हम गरीब आदमी, 2 वक्त मजदूर, पैसे से मजदूर हैं, 2 वक्त की रोटी हमें बढ़नी भारी है, लेकिन हम गरीबों की स्थिति को देखते हुए हमारे पास कोई दया नहीं की। आगे हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और जो जियो है उसके अनुसार हमारे पैसे लगा ले लो और हमारा नवीनीकरण किया जाए, और जो गरीब आदमी की जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ, कम से कम उसकी भरपाई हो पाओ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर में नेशनल हाईवे और साथ ही नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर सहित सभी उच्च अधिकारी व्यक्ति रूप से यहां पर पेश हुए हैं और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि इसमें अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के साथ ही मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत में अतिक्रमणकारियों पर यहां पर पेनल्टी लगाई जाए। आपको बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तारीख यहां पर तय की है। सचिव पीडब्ल्यूडी और डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट सभी उच्चाधिकारी आज इसमें उपस्थित थे। कोर्ट ने इसमें प्रगति पूछी थी कि अतिक्रमण हटाने के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है। तो कोर्ट को बताया गया कि काफ़ी लोगों को इसमें नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। और पीपी एक्ट में इनके इवेक्शन की कार्रवाई के लिए एसडीएम कंसर्न जो है उनके यहाँ मुकदमे भी दायर किए गए हैं। तो कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो उत्तराखंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंडर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसमें भी पेनल्टी का प्रावधान है। तो कोर्ट ने उसके लिए डायरेक्ट किया है और साथ ही अगली तारीख तक गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो अपडेट करे कि जो इविक्शन की प्रोसीडिंग चल रही हैं इन इंक्रोचर्स की, उसके बारे में क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में अगली तिथि तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जिलाधिकारी एसएसपी महोदय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।